फांसी, हैंग टू डेथ, फांसी की सजा अंटिल द डेथ। बलात्कारियों को फांसी देना होगा। महिला हिंसा के खिलाफ कठोर कानून बनाना होगा। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। लड़कियों के साथ उन्होंने जो भी किया शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को। शीला दीक्षित सरकार को एकदम निकम्मी सरकार मानते हैं। यूपीए सरकार होश में आओ। बलात्कारियों को फांसी दो। महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं वो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल लग जाते हैं। They have to be hanged। फांसी नहीं, बीच में चौराहे में ला दे हम सबके सामने फांसी, ताकि वो दोबारा करने का सोचे नहीं। किसी के दिल में ख्याल भी आए तो सबसे पहले उन्हें सजा याद आ जाए। जैसे एक आध जगह बंगाल में दी गई थी, धनंजय को फांसी की सजा दी जाए और कठोर कानून बनाया जाए। और ये जो वर्ल्ड क्लास लगाते रहते हैं ये लोग, लगा कर रखा है दिल्ली, जब तक इसको आप एड्रेस नहीं करें कोई वर्ल्ड क्लास की बात आप भूल जाइए। आपको शेमफुल, आपको एकदम शर्म आनी चाहिए। समय आ चुका है कि कुछ करना चाहिए। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में आज भी वही मसला जो देश भर की सड़कों पर गूंज रहा है। रविवार की घटना के बाद कानून व्यवस्था की ढीली हालत पर एक तरफ आक्रोश है, गुस्सा है, तो दूसरी तरफ इसी बेबसी में सड़कों पर उतरने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। मुख्यमंत्री निवास हो, पुलिस हेडक्वार्टर हो या फिर संसद परिसर, देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के शहरों में लोग सड़कों पर नजर आए। हाथ में बैनर है और जुबान पर नारे, कभी सत्ता के खिलाफ तो कभी व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि आम इंसान को महफूज रखने के सारे दावे खोखले नजर आते हैं। अब अपनी साख बचाने की कोशिश में सत्ता के हकदार हमारे नेता बौखलाए समाज पर मरहम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से जनमानस सड़कों पर उतरा है, सरकार किसी सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट या बाहरी एनजीओज पर लोगों को इकट्ठा करने का आरोप भी नहीं लगा सकती है। आनन फानन में कल देर रात 11:30 बजे सोनिया गांधी पीड़ित लड़की को देखने पहुंची तो मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को कड़े शब्दों में चिट्ठी भी लिखी है। मुख्यमंत्री ने खुद चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को कल चिट्ठी लिखी। गृहमंत्री ने सुबह पुलिस कमिश्नर समेत अधिकारियों की बैठक बुलाई और संसद में कुछ कदमों का ऐलान भी किया है। विपक्ष के सांसद संसद के बाहर विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस मामले के 2 अहम आरोपियों ने, पवन और विनय जिनका नाम है, उन्होंने अपना गुनाह आज कबूला है और विनय ने अपने लिए फांसी की सजा मांगी है। हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर कहा है कि लोग पुलिस और जुडिशरी पर भरोसा खो रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि 5 पुलिस चेक पोस्ट से बस गुजरती है और किसी ने उसे रोका नहीं, तो जो जिम्मेदार है उन्हें सजा हो। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस समय पुलिस कमिश्नर से अपने दफ्तर में मुलाकात कर रही हैं। तो सवाल हमारे सामने कई हैं, लेकिन कुछ ही हम उठाने की कोशिश करेंगे अभी। क्या पुलिस और कोर्ट पर से जनता का भरोसा उठ गया है? क्या फांसी की सजा से इस मामले में न्याय होगा? और एक बड़ा सवाल जिस तरह से जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है इंडिया गेट में भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, तो क्या हम इस गुस्से को समझ पा रहे हैं? ये भी हमारे सामने बड़ा सवाल बना हुआ। हमारे साथ खास पैनल आज मौजूद है। श्री हारून यूसुफ जो दिल्ली सरकार में मंत्री हमारे साथ हैं स्टूडियो में, केटीएस तुलसी वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं, अमन सिन्हा सदस्य बीजेपी, प्रकाश सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश और नीरज चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज ही इस मामले में उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उनसे भी समझेंगे कि क्या वो साथ लेकर लौटी हैं। मिस्टर हारून यूसुफ, सबसे पहले आपसे, जो दिल्ली की सड़कों में गुस्सा आप देख रहे हैं, तमाम शहरों से देश में भी गुस्सा नजर आ रहा है, कैसे आंक रही है दिल्ली सरकार इसे? देखिए, पूरे देश में एक एक नागरिक जो है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, लॉयर हो, सभी को ये हीनियस क्राइम से बहुत बड़ा एक शॉक लगा है। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कैबिनेट के अंदर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनका अप्रूवल हमने अक्टूबर में दिया था। और कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी बात की है और ये कहा है कि जल्दी से जल्दी इसको हम बनाएं, क्योंकि आज जो हारून जी, सवाल ये है कि 15 साल से आप लोग सत्ता में हैं, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी हैं, अब जाकर उनको याद है, क्योंकि ऐसे बलात्कार के मामले आते रहे हैं,
हमें पिछले साल भी याद है और तमाम मामले सामने आए। इतनी देरी से क्यों कदम उठा रहे हैं? देरी और जल्दी का ये तो एक ऐसा मुद्दा है कि हम इसके ऊपर बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन जो अभी जो निर्णय लिया गया है, सरकार की मंशा ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना के जल्दी से जल्दी इस तरीके के जो केसेस हैं, खासतौर से रेप जैसे भयानक केसेस, जिससे आज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों में एक आक्रोश, गुस्सा है व्यवस्था के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से आपने लोगों के सुना होगा, दिल्ली सरकार पर गुस्सा उठ रहा है। हालांकि लोग जानते हैं कि भाई ये जो दिल्ली की पुलिस है वो आएगी केंद्र के तहत, एलजी के अंडर आती है। ये जो शीला दीक्षित सरकार पर गुस्सा है, वाकई लोग ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, आप लोग ये वक्त ये नहीं है कि किसकी पावर है और हमारे पास पावर है या नहीं है, क्योंकि दिल्ली की एक नागरिक, एक महिला के साथ जो हादसा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा गंभीर और चिंतित हैं इससे, और उनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो कदम सरकार उठाए। भले ही लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास ना हो, पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, उसके बावजूद ये गुस्सा गलत है क्या? बिल्कुल सही है गुस्सा। जो जिस तरह की घटना हुई है और लोगों के अंदर ये कोई किसी के कहने पे लोग बाहर नहीं आ रहे, लोग महसूस कर रहे हैं इस चीज को, और वही हमारी जो कल बात हुई है और आज भी मुख्यमंत्री जी ने अभी पुलिस कमिश्नर को। मैं नीरजा के पास आती हूं, लेकिन मैं आपसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के तहत आता है उसकी क्या गलती रही उस पर भी पूछेंगे। नीरजा, आप आज मुख्यमंत्री से मिली हैं, क्या आभास हुआ है? इतना जो गुस्सा लोगों का है दिल्ली में, आप देख रही हैं, कैसे आंकेंगे आप स्थिति को? देखिए, गुस्सा तो वाजिब है, और मैं मानती हूं कि हर शहर या हर देश के जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जबकि आपको लगता है जैसे वेकअप कॉल आ गया है। और आज हम कह रहे हैं पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन होनी, कई चीजें हम कह रहे हैं जो नहीं हुई हैं, लेकिन जो आपको अंदर भी झांकने के लिए मजबूर करते हैं। मीडिया का क्या रोल है, बॉलीवुड का क्या रोल है, सामाजिक क्या रोल है, हम सब कहाँ हम सब सही, मतलब हम देखते हैं कुछ कर नहीं पाते, कई बार हम डरते हैं, हम एम्पावर्ड नहीं है कि कैसे इससे डील करें। तो ये बहुत ही मल्टीफैसेटेड है। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुझे लगा वो भी बहुत चिंताग्रस्त थी। नंबर 1 कह रही थी मुझे सजेशन जो भी आप दीजिए, और जो मैं गई थी एज पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन इंडियन विमेन्स प्रेस कॉर्प की तरफ से 4 लोग गए थे, तो हर सजेशन को लिख रही थी, क्योंकि शाम की मीटिंग उन्होंने बुलाई थी पुलिस कमिश्नर के साथ, दिल्ली वाइस चांसलर के साथ और एनजीओ के साथ, और लोग जो बंबई से वकील आ रहे हैं, तो एक मीटिंग करना चाह रही थी कि एक सोशल अवेयरनेस का कैंपेन इस चीज को, जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेके कैसे ऑनगोइंग किया जाए। बाकी तो जैसे फास्ट ट्रैक का उन्होंने कहा, अक्टूबर में चिट्ठी लिखी है, अभी हुआ नहीं है। तो मिस्टर प्रकाश, आप कैसे देख रहे हैं इस समय स्थिति को, और आज जिस तरह से ये मामला अब तक आगे बढ़ा है? देखिए, घटना बहुत गंभीर है और इस पर जो जनाक्रोश हुआ है वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, और ज़्यादातर लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर और उसके प्रभावी होने पे सवाल उठा रहे हैं, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। मेरा ये कहना है कि जितना गुस्सा जनता में आज इस घटना को लेकर हुआ है, अगर उसका आधा गुस्सा जनता में इस बात पे होता कि पुलिस में सुधार क्यों नहीं होता, पुलिस को सक्षम क्यों नहीं बनाया जाता, पुलिस को प्रभावी बनाने के लिए जो वास्तव में कदम उठाए जाने चाहिए वो क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, अगर वो उसका आधा भी गुस्सा इस बात को लेकर होता, तो शायद हम पुलिस सुधार की दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ा लेते। आज मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। प्रकाश जी, क्यों नहीं पुलिस में जो सुधार सुप्रीम कोर्ट की भी आया, क्यों नहीं हो पाया, किससे पूछें? मैं उसी बात को और आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, कई स्टेट्स ने एक्ट्स पास किए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद। ये दूसरी बात है कि उस एक्ट्स के पीछे बड़ी बेईमानी है, और उस एक्ट्स को उन्होंने पास किया है वर्तमान व्यवस्था को एक कानूनी जामा पहना कर, और जो ईमानदारी से जो लेटर एंड स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स है उसका अनुपालन नहीं हुआ है, वो तो एक अलग विषय है। परंतु दिल्ली पुलिस बिल आज तक लॉ मिनिस्ट्री और दिल्ली सरकार के बीच में टेबल टेनिस और खेला जा रहा है। आशा ये की जाती थी कि दिल्ली का पुलिस बिल एक आदर्श बिल होगा, सोराब जी ने जो मॉडल बनाया था उसी के मॉडल के अनुसार होगा, और वैसा ही बिल बाकी राज्य भी बना लेंगे, पर दिल्ली का बिल तो बना नहीं। और अरुण जी, आपकी तो केंद्र में भी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, 15 साल से सत्ता में रहे, क्यों नहीं दबाव बनाए, क्यों नहीं हो पाया?
मैंने अभी आपसे कहा कि इस लगातार इस दिशा में काम हो रहा है, इसीलिए वो जो कैबिनेट में जो ड्राफ्ट आया था उसको अप्रूव करके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इसलिए दिया गया कि जल्दी से जल्दी, अभी मीडिएशंस के लिए हमने कोर्ट्स बनाए हैं और दिल्ली के अंदर कायम किए और बहुत सारी चीजें। ये दिल्ली सरकार से और लॉ मिनिस्ट्री से पूछा जाए कि आखिर ये बिल कहाँ अटका पड़ा है। मैं जो इतनी जांचें करता हूँ कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, उस बिल का पता नहीं कहाँ किस नहीं, तो हम क्या समझे जब हमारे नेता वोट लेने जाते हैं, कहते हैं अगर केंद्र में हमारी सरकारें, राज्य में सरकारें आए तो बेहतर होगा तालमेल। 15 साल हो जाते हैं सरकार को, फिर भी तालमेल अरुण जी नजर नहीं आता। जिस तरह से नीजा ने बोला, एक ही मामला हम सबके सामने आया, शायद एक बार फिर से हम सबको आत्ममंथन करना होगा कि क्यों देरी या कोताही हो रही है, क्यों नहीं शायद इस मामले के जरिए ही बढ़ जाएं आगे। इसी मुद्दों को लेकर आज जैसा अभी नीरजा जी कह रही हैं, मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा चिंतित थी, आक्रोश में थी, गुस्से में थी और दुखी थी, और इसीलिए आज उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है लोगों से सुझाव लेने के लिए किस तरीके से व्यवस्था को बेहतर किया जाए। क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक अलग बात है, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है ये समय इस चीज का नहीं है कि हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करें। बिल्कुल, क्योंकि सर बट दिस इज एक्शन टाइम, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज प्रेशर टाइम, और शायद इसी का हमें फायदा उठाना चाहिए। और शायद सरकारें अगर तेजी से काम करें तो शायद कुछ हो भी जाए भला जनता का। That is why she is trying very hard since yesterday. Today she has called meeting. She has spoken to the Honorable High Court Chief Justice, and maybe a way out will come out where such incidents are not repeated again. ठीक है, दोबारा ना दिल्ली हो। में अभी भी निधि जी रेप के केसेस में कन्विक्शन रेट 25% के आसपास है। इससे आप समझ सकती हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है, प्रोसिक्यूशन की क्वालिटी, वो कैसी होगी। जब इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगा तभी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी काम में आएंगे। और ये खाली एक इंसिडेंट की बात नहीं है, आप ये समझें कि आज जो अनफॉर्चुनेट रियलिटी, जो वास्तविकता है रेप के जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश में हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है, ये कार्यक्रम खत्म ये पूरे देश के फिगर है, ये पूरे देश, मैं ये पूरे देश का फिगर है, मैं बता रहा हूं। और करीब 900% इजाफा हुआ है पिछले 40 वर्षों में तमाम रेप के राज्यों की जघन्य बात अपराध में। और एक मैं बात कहना चाहूंगा कि ये खाली रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं, आप ये समझ के चलें कि जो अनरिपोर्टेड हैं कम से कम इसका दुगना होगा। एक अच्छे असेसमेंट के अनुसार कम से कम इसके दुगने अनरिपोर्टेड इंसिडेंट्स होंगे। तो अब ये स्थिति जो है बहुत गंभीर हो गई है और इसको बदलना पड़ेगा। और कानून के स्तर पे, समाज के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे जो भी बदलाव ला सके उस बदलाव को लाके हमको इस स्थिति को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये बद से बदतर मिस्टर केटीएस तुलसी हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर तुलसी सर, आप इस मामले को इस समय कैसे आंक रहे हैं? आज जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशंस रही हैं अपने आप में, वो भी काफी चिंताजनक हैं। उन्होंने भी सवाल उठाए, उन्होंने जस्टिस ज्ञान सुधा की तरफ से कहा गया कि लोगों का जुडिशरी और पुलिस पर भरोसा उठ गया है, वीआईपी सिक्योरिटी पर क्यों लगाई जाती है पुलिस, उनके भी तमाम सवाल हैं। आप कैसे आंक रहे हैं इस समय सिचुएशन को? मैं समझता हूं कि सिचुएशन बहुत गंभीर है और आज से नहीं है, पिछले 20-25 साल से सुप्रीम कोर्ट अपनी फिक्र व्यक्त कर रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल पैरालाइज हो चुका है। हमारी कन्विक्शन रेट एक्चुअली अगर देखी जाए तो रेप केसेस में 21% है, 2011 में 21% है और 2010 में 9 में 22% थी। कन्विक्शन क्राइम रेट बढ़ रहा है और कन्विक्शन रेट घट रहा है। ये लोगों में जो गुस्सा है, यही है एक उम्मीद कि इस गुस्से से संसद को मजबूर किया जाएगा कि कोई ना कोई ठोस कदम उठाए जाएं क्रिमिनल जस्टिस प्रणाली को सक्रिय करने के लिए। बात यह है कि 95,000 केसेस रेप के देश में पेंडिंग हैं। 95,000 केसेस कैसे होंगे अगर हम कोई ना कोई इसका नतीजा सोल्यूशन नहीं निकालते। केस का फैसला 3 महीने में होना चाहिए, अगर उसका कोई मतलब है 4 महीने में मैक्सिमम हो जाए, कानून में लिखा है। बिल्कुल सर, आप जो सीआरपीसी, लेकिन आम जनता जो हमारा 70% आबादी युवाओं की है और जो पढ़ भी रही है, उनके लिए नौकरियां नहीं है। हमारे यहाँ जजेस की, लॉयर्स की कमी है, हमारे यहाँ पुलिस की कमी है। क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता? क्यों नहीं संसद पे इस पे चर्चा होती? क्यों ऐसा नजर आता है कि जो हमारे नेता हैं एक दूसरे पर इस समय आरोप लगाते हुए या एक दूसरे की पार्टी को नीचा दिखाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं?
नेता चाहते ही नहीं कि इसमें बदलाव आए, क्योंकि करप्शन केसेस में अगर फैसला हो जाएगा तो बहुत सारे सांसद भी शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएं। वो नहीं चाहते कि रेप मर्डर केसेस का फैसला हो 20 साल, 25 साल, 30 साल में, क्योंकि अगर फैसला होने लगेगा तो बहुत लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ सकेंगे। इसी तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में, ब्यूरोक्रेसी में। वो नहीं चाहते कि करप्शन केसेस या दूसरे केसेस में कोई निपटारा हो। ये जो क्रिमिनल जस्टिस प्रणाली को जानबूझ के इस टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती, फैसिलिटीज नहीं दी जाती ताकि वो फैसला ही ना कर सकें। इस वक्त देश में 1,75,00,000 केसेस, कॉग्निजेबल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं देश की अदालतों में, और बहुत सारे केसेस 10 साल से पुराने हैं। बहुत सारे केसेस तमाम है, और हम समझते हैं कि जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो हमारे कोर्ट कचहरियां, उनमें कितना प्रेशर है। और कुछ देर पहले जो मैं दृश्य दिखा रही थी वो शीला दीक्षित के घर के बाहर थे, और यही समझने की कोशिश करेंगे जो ये 3 दिन से प्रेशर बन रहा है, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरकर आ रहे हैं, क्या उसके मायने होंगे, क्या उससे कुछ बदलाव होगा, क्या चेंज आएगा। अरुण जी, आपके पास फिर लौट के आती हूं। आज जब गृह मंत्री मिस्टर शिंदे ने पुलिस कमिश्नर और आला अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद उन्होंने संसद में बयान भी दिया, और उन्होंने बयान में अपने कहा कि जिस तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स थे, क्योंकि खास तौर से ये एक व्हाइट लाइन वैसे रजिस्टर्ड बस नहीं थी, इसमें पर्दे थे, अंधेरे में ये हुआ, जिस तरह से काले शीशे इस पे चढ़े हुए थे, ये सब हटाए जाएंगे। लेकिन ये सब तो दिल्ली सरकार को देखना चाहिए था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग तो दिल्ली सरकार के तहत आता है, और करीब ऐसी 350 बसेज हैं जिनका परमिट समाप्त होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो चल रही हैं। देखिए, ऐसा है जी कि दिल्ली में एक तो डीटीसी की जो है शेड्यूल्ड सर्विस है, डीटीसी की बसेस चलती हैं, प्लस एक जो प्राइवेट क्लस्टर्स अभी जो ट्रांसपोर्ट विभाग ने डिम्स के माध्यम से किए हैं वो है। ये है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, जिनको एक पर्टिकुलर रूट्स के ऊपर पैसेंजर्स उतारने और पिकअप करने का काम करते हैं, जैसे स्कूल के बच्चों को या ऑफिस गोयर्स को जो मॉर्निंग में जाते हैं। सर, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान मेरे ख्याल से शीला दीक्षित सरकार ने कहा था कि हमें और बसेस की जरूरत नहीं है, पर्याप्त हैं। फिर ये अचानक ही कुछ बसेस कैसे सड़कों पर आ गए? देखिए, जो बसेस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मैं 4 वर्ष पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था और अभी मेरे पास ये विभाग नहीं है, लेकिन मुझे जो आंकड़े याद हैं और जो मैंने अभी जो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बस कैरेज की तकरीबन कोई 10,000 बसेज हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस जो स्कूल्स में जाती हैं, जो ऑफिस गोयर्स को लेकर आती हैं, या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हायर कर लेती हैं, वो एक अलग है। एक है शेड्यूल्ड बस। हाँ, शेड्यूल्ड तो नहीं थी ये बात। ठीक ठीक। तो शेड्यूल्ड बस नहीं थी। तो मतलब जो ट्रांसपोर्टर लॉबी की बात की जाती है, क्या आप कह रहे हैं वो है ही नहीं, दिल्ली में भी ऑपरेट ही नहीं कर रही है? कौन सी लॉबी? जो एक ऐसे ट्रांसपोर्टर्स की लॉबी है जो गैर कानूनी तरीके से चल रही। नीजा, आप कैसे आके, क्योंकि एक समय है आत्ममंथन का, इस समय हम दिल्ली सरकार को दोषारोपण नहीं करने की सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक हमारी सहयोगी जो क्राइम बीट देखती है, कह रही है ऐसी 350 बसेज जो चलती हैं, प्रॉब्ली किसी से जुड़ी हो, बड़े महकमे से जुड़ी हो, या क्या ये समय आ गया कि हम आकलन करें और ऐसी बसों को सड़कों से तुरंत हटाएं? हालांकि गृह मंत्री ने कहा है, लेकिन वो एक फिगर होना चाहिए हमारे सामने कि इतनी बसेज हैं दिल्ली में। देखिए निधि, मैं कहूंगी कि ये आत्ममंथन का टाइम है, लेकिन ये भी है जो आज रोष दिखाई दे रहा है, जैसे कि गुस्सा फूट गया है, इतनी देर से अंदर दबा हुआ था, उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। जो आप कह रही हैं ट्रांसपोर्ट, आज सीएम के साथ जो बात हुई इसमें ये कहा विमेन स्पेशल रात को क्यों नहीं चलेंगी, 1/3 विमेन स्पेशल क्यों नहीं हो, अगर हमारी पॉपुलेशन हाफ है तो क्यों नहीं ये किया जाए, जब इतनी इनसिक्योरिटी है सड़कों पे। हमने कहा हेल्पलाइन करिए आप, स्पेशली विमेन के लिए, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली के लिए उन्होंने जोड़ा, जो कि 100 से अलग हो। इस तरह के कई वो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जो आज दिख रहा है 15 साल से कुछ नहीं, या अगले 15 साल भी सरकार के ऊपर जू नहीं रेंगने वाली। तो ये प्रेशर से जो मीडिया कर रहा है, जो लोग सड़कों पे उतर आए हैं, इसी से बदलाव आएगा। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पुलिस रिफॉर्म के लिए तो खासकर इस समय आवाज बुलंद करनी चाहिए। हम नारे की तरह गुस्सा, इसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, फोकस देना पड़ेगा। जी अरुण साहब, देखिए, जो अभी नीरजा जी ने बात कही, ये बात सही है। इस समय जो सुझाव कॉन्क्रीट और सॉलिड सुझाव आएंगे
ना कि जैसा मैंने पहले कहा कि इल्जाम तराशी से काम चलेगा। जहां तक बसेस का ताल्लुक है, अगर आपको याद हो, ब्लू लाइन बसेस का जो हाल था दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली सरकार ने व्यवस्थित किया। आज जो नई बसेस जिस तरीके से आई, जो पिक पॉकेट्स थे या क्राइम करके किसी को स्टैब करके पैसे छीन के जो भागते थे, वो रुक गया है अब, क्योंकि जो सर आज कोर्ट में जस्टिस ज्ञान सुधा ने पूछा है कि 5 पुलिस चेक पॉइंट से ये बस निकलती है और फिर भी इसको रोका नहीं जाता। मिस्टर प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी। उन्होंने बोला कि इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पुलिस वाले, उनको भी सजा होनी चाहिए। तो यहां पर जो जिसकी ये बस चलती, कि हमारे पुलिस वाले जो 5 चेक पॉइंट्स थे और 3 पीसीआर थी, उनको पता ही नहीं था क्या, ये समझे, या पता था लेकिन इसकी अनदेखी होती रही है? उनको ये नहीं पता होगा कि इस बस के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये पता था कि ये बस विच इज नॉट मेंट फॉर दिस रूट, क्योंकि हम पहले दिन ये आए थे किस तरह से ल्योर कर रहे थे उन दोनों लड़का लड़की को कि 10-10 रुपए का टिकट खरीदो रहा हो। तो अपने आप से जो नेक्सस है, इसको तोड़ने की इस समय जरूरत है। ये पुलिस बिल के साथ ही एक तरह से ये आ जाएगा। यहाँ नेक्सस तोड़ने की जरूरत है, पर इन पुलिस वालों से भी पूछताछ की जरूरत है कि आखिर तुमने क्यों नहीं रोका। इनका भी वर्षन लेना जरूरी है। आमतौर पे तो जब ये चेक पोस्ट पे गाड़ियां रोकते हैं तो टॉर्च लेके अंदर देखते हैं क्या हो रहा है, और अगर पर्दा लगा है रात के समय, क्यों पर्दा लगा है, इन्हें पहली बात यही पूछना चाहिए था। तो उनकी भी कुछ तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, हम आम सिविलियंस का अगर ब्लैक शीशा वो लगा था टिंटेड तो निकलवाया गया, अगर नहीं है तो चालान लिए गए। तो जो इतनी बड़ी बड़ी बसेस हैं, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो बहुत क्लियर है। उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है या दिल्ली में ये एक ट्रांजिटली अप्लाई करता है तो आप इसका जो है पर्दा मत उतारिए और इसका आप जो ब्लैक शील्ड है उसको मत उतारिए। हर एक मैंने देखा, छोटी छोटी मारुति गाड़ी के शीशे जो हैं पुलिस वाले उतार रहे थे, उसकी जो ब्लैक फिल्म है उतार रहे थे। बड़े बड़े जो एयर कंडीशन बसेस चल रहे हैं और जो पर्दे और काले शीशे लगा के चल रहे हैं, उनका क्यों नहीं उतारा दिल्ली पुलिस ने? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो ट्रांसपेरेंसी, सीसीटीवी कैमरे लगे रहने चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो ब्रेक लेना पड़ रहा है, अब आई एम सॉरी टू आपको रोकना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, तुरंत लौटेंगे और जिस तरह से एक फांसी की सजा की मांग बढ़ रही है, क्या वही एक हल है, समझेंगे इसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आइए सीधे चलते हैं रजत केन अपने संवाददाता के पास, जो कि सफदरजंग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और लड़की की हालत के बारे में हमें कुछ डिटेल्स देंगे। जी रजत, क्या अपडेट हॉस्पिटल से? निधि, अभी हमारी जो डॉक्टर से बात हुई थी, एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग हुई थी सफदरजंग अस्पताल में, और यहाँ के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का यही कहना है कि लड़की की हालत इस समय नाजुक बनी हुई है, लेकिन जो है थोड़ी स्थिरता अभी आई है। कुछ साइन स्थिरता के दिखाए हैं कल से। कल कोमा में थी, कल सुबह तक, उसके बाद कॉन्शियस रीगेन किया, होश में है, और आज इनफैक्ट जब उनको एक ज़रूरी ऑपरेशन के ले जाया गया था तो थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने भाई और अपनी माँ से बात की थी, और डॉक्टर से कहना है कि एक ज़रूरी ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने जो इंटेस्टाइन में गैंग्रीन हो गया था, जो इन्फेक्टेड हो गई थी, उसको हटाया है, और उसके बाद जो है जो रिस्पॉन्स है विक्टिम का वो ठीक है। पीड़ित जो है कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई है ऑपरेशन के बाद, तो एक तरह से ऑपरेशन को सफल मान रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर्स, लेकिन जो हालत है गंभीर बनी हुई है, और उसमें अभी देखने की बात यह है कि आगे आने वाले 48 घंटे में किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करती हैं जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिसके बाद जो है डिसाइड किया जाएगा कि जो बॉडी को सपोर्ट दिया है वेंटिलेटर से उसको हटाया जाए नहीं, क्योंकि कल वेंटिलेटर को बीच बीच में हटा रहे थे तो रिस्पांस ठीक था, लेकिन शाम होते होते कल जो है फिर से हालत बिगड़ गई और कंप्लीट वेंटिलेशन पे लगा दिया गया था। तो फिलहाल वेंटिलेशन पे बनी हुई है, थोड़ी स्थिरता है, लेकिन हालत गंभीर है। इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर प्रकाश, आपके पास आऊंगी। हम फोकस की बात कर रहे थे, जो जनता का गुस्सा है, लेकिन एक पहलू अगर हम पकड़ लें, पुलिस बिल, दिल्ली का जो पुलिस रिफॉर्म बिल था, उसका क्या हुआ, कहां खो गया वो? देखिए, वो कहाँ खो गया ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने लॉ मिनिस्ट्री में पता किया, वो लोग कहते हैं हमारे पास नहीं, दिल्ली पुलिस से पूछता हूँ, उन्हें नहीं मालूम। ये लॉ मिनिस्ट्री और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में कहीं इसमें, मैंने जैसा कि शुरू में कहा था, टेबल टेनिस खेल रहे हैं लोग, और सरकार उसको एक स्वरूप देती है, फिर उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट के पास भेजती है, दिल्ली गवर्नमेंट फिर उसमें कुछ सुझाव देती है। इसी तरह सुझाव और संशोधन चलते जा रहे हैं, और समय 6 साल का समय बीत गया है। अगर पुलिस अपना रिफॉर्म बिल ही नहीं ढूंढ पा रही है तो कैसे वो एविडेंसेस
केसेस ढूंढेगी? रिफॉर्म बिल पुलिस कहां से ढूंढेगी? दिल्ली सरकार उसको दबा देगी। नहीं, पुलिस रिफॉर्म बिल है तो पुलिस को उसमें ढूंढना चाहिए। एमएचए करे, जिसको भी इनिशिएट करना है करे, एमएचए करे, दिल्ली सरकार करे। दिल्ली सरकार है उसको दबा देगी। समझना चाहूंगी जो दिल्ली पुलिस के रिफॉर्म से रिलेटेड बिल है प्रकाश साहब, तो पुलिस क्या बात करते हैं? बिल इज ड्राफ्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पास। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हू ड्राफ्ट्स इट, द क्वेश्चन इफ द बिल इज रिलेटेड टू रिफॉर्म ऑफ द पुलिस, हाउ कैन यू से कि पुलिस हैज नो स्टेक इन इट? पुलिस को नहीं ढूंढना चाहिए। अभी तो आप यही बात कह रहे हैं। Are you suggesting that there should be a CBI inquiry into where the police bill is? I am suggesting that bill should be culled out. उसको कहीं से भी निकालना चाहिए, जो एजेंसी निकाले। I'm amazed at this kind of suggestion. ठीक है मिस्टर तुलसी, दिल्ली पुलिस रिफॉर्म बिल जो था उसकी बात आपने सुनी होगी जिक्र, वो कहां गया, क्यों उस पर अब तक अमल नहीं हुआ? क्या कुछ आप हमें जानकारी दे सकते हैं? नहीं, मेरे को कुछ मालूम नहीं, मगर मैं समझता हूं कि रिफॉर्म बिल इतना जरूरी नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हम बुलेट कार्ड टेक्नोलॉजी जिससे इन्वेस्टिगेशन हमारी होती है उसको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में कब तब्दील करेंगे। और अगर ये गुस्सा जनता का सरकार को मजबूर करे, पार्लियामेंट को मजबूर करे कि वो ऐसा कानून हो कि जो मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मौके के ऊपर जाएं और वहां पे साइंटिफिक एविडेंस लें, तभी ये सिर्फ इंसाफ एक महिला के लिए नहीं है, ये 95,000 महिलाओं का यही हाल चल रहा है और कई सालों से चल रहा है कि केसेस का फैसला नहीं होता। उसके फैसले के लिए हमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस में इन्वेस्टिगेशन होती है, गवाहों के बयान लिखे जाते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड होने चाहिए। जो मुलजिमों के रिकॉर्ड होते हैं वो वीडियो रिकॉर्ड होने चाहिए। जिस तरह से आजकल लिखे जाते हैं इस तरह से कोई कन्विक्शन रेट हमारा इंप्रूव होने वाला नहीं है। लोगों को इंसाफ तब मिलेगा जब हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को अपग्रेड कर सकेंगे। ये सिर्फ कानून बनाने से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इंप्रूव नहीं होगी और उससे कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। कन्विक्शन रेट तब बढ़ेगा जब इनके स्टेटमेंट जो हैं वो वीडियो रिकॉर्ड होंगे, पुलिस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस टेक्नोलॉजी से होंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। जी तुलसी साहब ने एक तरफ तो ये कहा कि इसमें रिफॉर्म बिल से कोई मतलब नहीं है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। दोनों में विरोधाभास है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि इन्वेस्टिगेशन वर्क को लॉ एंड ऑर्डर से अलग करिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म से संबंधित जो मुद्दे हैं वो इस मौके के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। निधि जी, कन्विक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? कन्विक्शन इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है। अगर मान लीजिए कोई रेप का केस है, उसमें एविडेंस कलेक्ट करने का एक समय सीमा है, आपको उस समय सीमा के तहत वहां ब्लड सैंपल। एडिशनल कमिश्नर अजय चौधरी 2 दिन से लगातार हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे थे। उन्होंने कहा फोरेंसिक लैब्स ही नहीं है, चंडीगढ़ या हैदराबाद कहाँ भेजना पड़ता है पुलिस बल की चीजों के लिए अगर सरकार को साधन तभी हारून जी आपके पास ये रिफॉर्म सरकार को फोरेंसिक लैब बनाना चाहिए। तुलसी साहब ने बात कही है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, ताकि एविडेंस जो है, कई बार जो विटनेस है वो अपने एविडेंस को बदल देती है। मोस्टली रेप केसेस में या इस तरह के केसेस में विटनेस जो है उसको या तो विन ओवर कर लिया जाता है या ये दिल्ली पुलिस सुधर जाती है अगर ये दिल्ली सरकार और हमारी लॉ मिनिस्ट्री के बीच समन्वय हो जाता है रिफॉर्म बिल को लेकर। जो प्रकाश जी देखिए, जिस बिल की बात, ये तो नहीं कहूंगा कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, परंतु ऐसी घटनाओं की संभावनाओं में कमी जरूर आ जाएगी। तो मेरा जो अभी तुलसी साहब ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बहुत बारी क्या है कि उसका अगर वीडियो रिकॉर्ड होगा और जो फोरेंसिक लैब्स जो हैं वो इतनी कोई वो नहीं कि वो हर जगह नहीं हो सकती, या मोबाइल इस तरह की लैब्स नहीं हो सकती। जब तक वो टेक्नोलॉजी, जो अभी अमन जी ने बात कही है, मैं उनसे भी सहमत हूं कि जब तक वो एविडेंसेस इनफ नहीं होंगे, क्योंकि वो उन्हीं को जो आप एविडेंस की बात कर रहे हैं। एक रेप के मामले में बिहार में 2 दिन के अंदर सजा सुनाई गई थी। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जस्टिस अरुण कुमार श्रीवास्तव ने 25 जुलाई 2006 को एक रेप का मामला सामने आया। उन्होंने सिर्फ ये पूछा डॉक्टर से, क्या लड़की का रेप हुआ? उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने पुलिस से पूछा कि क्या ये लोग वहां पर मौजूद थे, क्या इसमें शामिल थे? पुलिस ने कहा हाँ, और उन्होंने तुरंत सजा सुनाई। 2 दिन के अंदर सजा सुनाई है। तो अपने आप में जब हमारे कोर्ट्स काम करते हैं, जब हमारी पुलिस और डॉक्टर सब मिलकर काम करते हैं, तो सजा जल्द से जल्द सुनाई जाती है। इस पर हम लौटेंगे जस्टिस तुलसी, आपके पास में आऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत लौटते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय देकर हम क्या संदेश दे सकते हैं। एक बड़ी खबर में छोटे से ब्रेक के बाद।
तो बड़ी खबर में अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, सबके कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी। मिसेस तुलसी, आपके पास आऊंगी। ब्रेक से पहले मैंने जिस तरह से बताया था 2 दिन में न्याय मिला है रेप के मामलों में। 7 दिन में 2006 में एक जयपुर में जर्मन महिला के साथ हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर न्याय दिया गया था, सजा सुनाई गई थी। अक्टूबर 2012 में उड़ीसा के एक मामले में 29 दिनों में। तो जल्दी भी जस्टिस दी जा सकती है। इस मामले में क्या न्याय हमें जल्दी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन 2 दिन के अंदर और खत्म कर दे और चार्जशीट फाइल की जाए और उसके बाद 1 हफ्ते में यह ट्रायल समाप्त हो सकता है, क्योंकि सारा एविडेंस डॉक्यूमेंट्री है। इसमें जो ब्लड स्टेन्स लिए गए हैं बस से, उनके एनालिसिस रिपोर्ट्स और जो रिकवरी हुई है वेपन से, उनके ऊपर ब्लड साइंस और ब्लड के रिपोर्ट के किसका खून उसके ऊपर लगा है, फिंगरप्रिंट्स, ये साइंटिफिक एविडेंस से ही सारा केस जो है वर्कआउट हो सकता है। और अगर चार्जशीट फाइल कर दी जाए तो मेरे को पूरा विश्वास है कि 10 दिन के अंदर हम इसमें जजमेंट ले सकते हैं। मगर सवाल ये है कि ये नॉर्म जो है ये 95,000 जो रेप विक्टिम्स हैं उनको भी अप्लाई करना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि ये केस सबसे ज्यादा घृणात्मक है। ऐसा केस जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि इतनी निर्दयता से एक रेप विक्टिम के साथ वायलेंस की गई हो और उसकी बॉडी को इतना वायलेट किया गया हो, इतना म्यूटिलेट किया गया हो। तो ये लोगों का जो गुस्सा है, अगर इसका कोई चैनलाइज हो तो 95,000 रेप विक्टिम्स को, सिर्फ इस विक्टिम को नहीं, 95,000 रेप विक्टिम्स को इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए। जी नीचा जी 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक तो है इसके बारे में डर पैदा होना चाहिए। डर कब होता है? जब पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट क्यों नहीं होती? अगर एक कारण मेरे मन में आता है वो ये है कि अगर पुलिस की फंक्शनिंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद हो जाए, उसकी वजह से लोगों के मन में ये है कोई वीआईपी को हम जानते हैं, हम किसी ना किसी तरह तो निकल जाएंगे। दूसरा ये है जिस भयंकर तरीके से उसकी बॉडी को म्यूटिलेट किया गया है, महिलाओं में जागरूकता आई है और जागरूकता की कारण से ये एक बैकलैश है पनिश करने का, एक सजा देने का उसको, कि इसकी औकात क्या है कि वो इसको रेजिस्ट करे। बिल्कुल। अमन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तमाम राज्यों के भी अप्लाई करता है, बंद होना चाहिए पुलिस के काम करने में। देखिए, कानून के 2 पर्पस होते हैं, एक प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। रेप से रिलेटेड जो हमारा कानून है इस मामले में मिजरेबली फेल कर चुका है, इसको चेंज करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टिगेशन को और साइंटिफिक होना चाहिए। और दिल्ली जो हमारी रेप कैपिटल बन गई है, आई होप इंडिया डज नॉट बिकम रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सेक्शन 354 है विच डील्स विथ मोलेस्टेशन, क्योंकि जब कोई ईव टीजर शुरू करता है उसी समय उसको डिस्करेज करिए, तो उसको जो है वो अभी बेलेबल ऑफेंस है, उसको नॉन बेलेबल बनाना चाहिए ताकि शुरू में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उसमें उम्मीद करते हो। ठीक है प्रकाश जी। मैं केवल 3 वाक्य बोलूंगा। पहली बात, ये इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं इसकी गहराई में मंथन करने की जरूरत है, जिस पे आज हमने नहीं किया है। दूसरी बात, पनिशमेंट जो दिया जाता है मेरे ख्याल में उसको बढ़ाने की जरूरत है, न पर कैपिटल पनिशमेंट के मैं पक्ष में नहीं हूं, सर्जिकल कैस्ट्रेशन के मैं पक्ष में हूं। नंबर 3, पुलिस को सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो हर राज्य उसको चाहिए जल्दी से जल्दी उसको अमल में लाएं, और खास तौर से दिल्ली को चाहिए कि एक मॉडल पुलिस बिल शीघ्र से शीघ्र पुलिस बिल आए। हारून जी, देखिए, जो कुछ दिल्ली सरकार के अधिकार में है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसमें इस तरह के केसेस में सख्त से सख्त सजा मिले। जो भी सरकार की ओर से कर सकते हैं हम करेंगे। दिल्ली पुलिस बिल पर बढ़ेंगे कि नहीं? लेकिन उसके साथ साथ ये खाली चूंकि एक आक्रोश है और इस समय एक हॉट टॉपिक है, ये टॉपिक न रहे, इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं आपसे जरूर ये कहूंगा कि एनडीटीवी ने बहुत सारे ऐसे मुहिम चलाई हैं, इसके लिए लगातार चलाएं और चाहे पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें बुलाइए। सर, शुरू कर दी है। आप मुख्यमंत्री जी को हमारा संदेश पहुंचाइए कि जो दिल्ली पुलिस बिल है लॉ मिनिस्ट्री से उसको टेकअप करें, जिस तरह से प्रकाश सिंह जी ने सुझाव दिया है, और उस पर आप लोग आगे जैसे बढ़ें। प्रकाश सिंह जी ने कहा है, मैं बिल्कुल ये भावना मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे जो लॉ मिनिस्टर है उनसे भी बात करके जो भी दिल्ली सरकार की ओर से होगा हम उसको तुरंत से तुरंत करेंगे। मेरा यूसुफ साहब से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी खबर में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।